आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है टॉर्जन। ये आपको 15 यूनिट के अंदर मिलेगा। 15 यूनिट में 3 चैप्टर हैं हमारे, उसी में से एक चैप्टर है आपका टॉर्जन। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टॉर्जन होता क्या है। देखिए टॉर्जन क्या होगा। आपने देखा होगा, इस तरह की शाफ्ट देखी होगी। बहुत सारी डिवाइस होती है जहाँ शाफ्ट यूज होती हैं। जैसे कि आटा चक्की देखी होगी आपने। आटा चक्की के अंदर जब आप जाओगे तो आटा चक्की में शाफ्ट ही शाफ्ट लगी होती है जो रोटेशन करती रहती है, घूमती रहती हैं। या जनरेटर देखा होगा आपने। जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर में एक बीच में रोड लगी रहती है जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी रहती है। या आपने फैन देखा होगा, पंखा। पंखे के अंदर भी क्या होता है, पंखे के अंदर भी आपकी एक रोड लगी रहती है जो घूमती रहती है। अब जो वो घूम रही है रोड, जो रोड घूम रही है, जो उसके अंदर रोटेशन हो रहा है, वही आपका टॉर्जन है। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि टॉर्जन होता क्या है, जिससे कि आपको थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। ए मेंबर इज सेड टू बी इन टेंशन, सॉरी, सेड टू बी इन टॉर्जन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट अबाउट इट्स एक्सिस। यानी एक मेंबर आपका टॉर्जन में कब होगा, जब उस पर एक मूवमेंट लगा होगा। किसके अबाउट मूवमेंट लगा होगा? अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर है? जब किसी भी मेंबर पर उसके एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगा हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि आपका मेंबर टॉर्जन में है। जैसे कि आप ये रोड देख रहे होंगे, यहाँ पर शाफ्ट देख रहे होंगे। ये जो आपकी डैश डैश करके लाइन खींची हुई है, ये क्या है? इसकी एक्सिस ऑफ शाफ्ट है। इस एक्सिस के अबाउट मैंने क्या किया, इधर से हमने टॉर्जन लगाया, इधर से हमने टॉर्जन लगाया। ये कह सकते हैं कि हमने इधर से मूवमेंट लगाया इसके अंदर, ठीक है नहीं? तो जब इस एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट लगाएंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक टॉर्जन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये तो ये आप शाफ्ट आपकी एक जगह से फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। ये इधर से भी क्या है, इधर से भी फ्री है, इधर से भी फ्री है। तो ये दोनों साइड से घूमेगी आपकी। इधर वाली क्या होगी, जहाँ फिक्स रहेगी, इधर से तो घूमने की कोशिश करेगी लेकिन इधर से नहीं कर पाएगी घूमने की कोशिश। क्लियर है? तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है, टॉर्जन का शाफ्ट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो द इफेक्ट ऑफ टॉर्जनल मूवमेंट ऑन द मेंबर इज टू ट्विस्ट इट एंड हैंस ए टॉर्जनल मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क। देखो टॉर्जनल मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपने एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगाया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके रोड पर या आपके शाफ्ट पर। उससे क्या होगा, आपके मेंबर के अंदर ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम टॉर्जन मूवमेंट भी कह सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं और टॉर्क भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो था आपका टॉर्जन, कि टॉर्जन होता क्या है। बस सीधा सा आप ध्यान रखना, जहां भी आपकी कोई शाफ्ट घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट तो समझ लेना वहां टॉर्जन है। जैसे एग्जांपल से आप देखो समझ जाएंगे। शाफ्ट ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम इंजन टू द रियर एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल। आपने देखा होगा जो आपकी कार होती हैं, कार में जो इंजन होता है, उस इंजन से जो पीछे के व्हील होते हैं आपके, उसमें पावर कैसे जाती है, कैसे आपके व्हील घूमते हैं। उसमें एक शाफ्ट लगी होती है जो आपके इंजन से जुड़ी हुई होती है और पीछे रियर एक्सल से जुड़ी होती है। उन दोनों की, जो आपकी इंजन और रियर एक्सल के बीच में जो शाफ्ट लगी होती है, उसके अंदर टॉर्जन क्रिएट होता है या उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके व्हील चलने लगते हैं, गाड़ी चलने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शाफ्ट ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम मोटर टू मशीन। मोटर टू मशीन क्या होती है, देखिए आपकी आपकी जैसे आपके फैन की बात अगर अगर मैं करूं, या कोई मोटर की बात करूं, जैसे घास काटने की मशीन होती है, या आपका जो है पानी निकालने के लिए मोटर होता है, उन सब में भी एक शाफ्ट लगी रहती है जो मोटर टू मशीन जुड़ी रहती है और आपका उसके अंदर शाफ्ट के अंदर रोटेशन होता रहता है। नेक्स्ट है आपका शाफ्ट ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम टरबाइन टू इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, देखो टरबाइन तो आपने कभी देखा नहीं होगा लेकिन जनरेटर जरूर देखा होगा। जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर में एक तरफ मोटर लगा हुआ होता है और एक तरफ आपका इंजन लगा हुआ होता है। हम क्या करते हैं, इंजन की हेल्प से शाफ्ट को घुमाते हैं। वो शाफ्ट आपकी किसमें, जो अल्टरनेटर होता है, जो मोटर लगी हुई होती है, उसमें आपका घूमता है, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिक मूवमेंट या आपको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होगी। तो यानी उस शाफ्ट के घूमने से उस शाफ्ट में मूवमेंट क्रिएट हुआ और वही मूवमेंट किस में क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? तो ये आपके मेन एग्जांपल थे टॉर्जन के, कि टॉर्जन होता क्या है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा टॉर्जन क्या है। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप इसी के ही नोट्स बना लेंगे।
क्लियर है नहीं? जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, फिर जब आप खुद लिखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन क्या है? देखिए जब इसके अंदर प्योर वर्ड आ गया तो आपको पता होगा प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब ये है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जिसके अंदर केवल टॉर्जन ही टॉर्जन हो और दूसरा कुछ भी ना हो तो उसे क्या कहेंगे? प्योर टॉर्जन कहेंगे। उसी तो प्योर कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो वही चीज़ है। तो देखिए ए मेंबर इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्जन इफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ओनली टॉर्जन मूवमेंट विदाउट बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एनी बेंडिंग ऑफ द मूवमेंट और एक्सियल फोर्स। यानी जब किसी मेंबर पर आपका केवल टॉर्जनल मूवमेंट काम करेगा और ना तो उस पर कोई बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ होगा, ना ही उस पर कोई एक्सियल फोर्स लगा हुआ होगा। क्लियर है नहीं? तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका मेंबर क्या है? प्योर टॉर्जन में है। क्लियर है? यानी प्योर टॉर्जन के अंदर आपके मेंबर पर केवल और केवल टॉर्जन एक्ट करेगा, ना कोई बेंडिंग मूवमेंट एक्ट करेगा और ना ही कोई एक्सियल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये तो हो गया आपका प्योर टॉर्जन। क्लियर है? दो दो नंबर में पूछ ले जाते हैं कि टॉर्जन क्या है, प्योर टॉर्जन क्या है, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं देखिए अजम्पशन की। किसकी? अजम्पशन की। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि अजम्पशन क्या है। अब हम इस अजम्पशन के पढ़ने के बाद एक डेरिवेशन सोल्व करेंगे टॉर्जन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम उसमें कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं, यानी कुछ हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, तो वही सब अजम्पशन है। जैसे कि हमारा पहला अजम्पशन है द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारा मटेरियल होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। होमोजीनियस का मतलब होता है आपका पूरा का पूरा मटेरियल एक ही मेटल से बना है। क्लियर है? और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो आपका मटेरियल है उसकी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में सभी प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सेकंड, द स्ट्रेस आर विद इन द इलास्टिक लिमिट दैट इज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट तक आपकी शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? इलास्टिक लिमिट आपको पता होगी क्या होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, हमने फिर उस फोर्स को हटा लिया, तो जैसे ही हम उस फोर्स को हटाएंगे तो आपकी बॉडी पुरानी शेप में वापस आ जाएगी, तो वो कहलाती है इलास्टिसिटी। क्लियर है? और जिस लिमिट तक आपकी बॉडी पुरानी शेप में वापस आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको। थर्ड है आपका क्रॉस सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर अप्लाइंग ट्विस्टिंग मूवमेंट रिमेन प्लेन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। यानी टॉर्जन लगने से पहले जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन देखिए कौन सा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है? तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है आपका, ये आपका कैसा है? प्लेन है। ये कैसा है आपका? प्लेन है। किससे पहले? टॉर्जन लगने से या ट्विस्टिंग मूवमेंट लगने से पहले। तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट के लगने के बाद भी प्लेन ही रहेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट लगने से पहले और ट्विस्टिंग मूवमेंट लगने के बाद आपको जो क्रॉस सेक्शन होगा वो प्लेन ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रेडियल लाइन रिमेन्स रेडियल इवन आफ्टर अप्लाई टॉर्जनल मूवमेंट। कि जो रेडियल लाइन थी आपकी शाफ्ट के अंदर, वो टॉर्जनल मूवमेंट लगने के बाद भी रेडियल लाइन ही रहेंगे। अब रेडियल लाइन क्या होती है? रेडियल लाइन वो लाइन होती हैं जो शाफ्ट के सेंटर पॉइंट से होकर जाती हैं। यानी मूवमेंट लगने से पहले भी वो शाफ्ट के सेंटर पॉइंट से होकर जा रही थी, और मूवमेंट को लगाने के बाद भी वो आपके सेंटर से होकर जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपकी एक एक पॉइंट क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है आपका द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जो उसके अंदर ट्विस्ट क्रिएट हुआ वो पूरी की पूरी शाफ्ट के अंदर यूनिफॉर्म क्रिएट हुआ, हम ये मानकर चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपके एजम्पशन हो गए इसके अंदर 5, इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। जब भी हम किसी डेरिवेशन को करेंगे तो उस डेरिवेशन को करने से पहले हमें एजम्पशन लिखने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है डेरिवेशन ऑफ टॉर्जनल इक्वेशन। अब हम टॉर्जनल इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि टॉर्जनल इक्वेशन है क्या, ड्राइव करेंगे यहाँ से। आप पहले देखिए, हमने मान लिया कि आपकी एक शाफ्ट है। ये क्या है? शाफ्ट है। ठीक है, ये शाफ्ट होगी, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इधर भी बना दिया, लंबाई इसकी एल हो गई। क्लियर? यहाँ से जो ये डैश डैश वाली लाइन बन रही है, ये इसकी क्या है? एक्सिस है।
ये क्या है इसकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये जो लाइन है ये क्या है एक्सिस ऑफ शाफ्ट। अब हमने क्या किया, इस एक्सिस ऑफ शाफ्ट के पैरेलल एक लाइन बना दी ए बी। क्या किया, इस जो आपकी एक्सिस ऑफ शाफ्ट है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ए बी। कौन सी लाइन ड्रॉ करी, ये वाली देखिए ए बी, जो किसके पैरेलल है एक्सिस ऑफ शाफ्ट के। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने मान लिया ओ क्या है, इसका सेंटर है शाफ्ट का, इधर भी देखो ओ है इधर भी ओ है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैंने इस ओ को बी से मिला दिया, ये लाइन थी ए बी जो मैंने खींची थी अभी इसके पैरेलल, फिर मैंने ओ से बी को मिलाया और मैंने माना ओ से बी में जो एंगल बना रहा है वो ओ से बी को मिलाया। ओ से बी को मिलाने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें टॉर्जन क्रिएट किया। तो जैसे ही इसके अंदर टॉर्जन क्रिएट होगा तो आपका ये बी पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ हो जाएगा, इसे मैंने कह दिया बी डैश। क्या कह दिया, बी डैश। अब जब ये यहाँ से खिसक कर यहाँ आया, इधर से तो आपके शाफ्ट फिक्स है तो इधर से तो मूवमेंट कम होगा, इधर मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से ए पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ए पॉइंट आपका यहाँ से मैंने फिर बी डैश से मिला दिया। क्लियर है। तो यानी आपका जो ए बी लाइन थी वो अब ए बी डैश हो गई। क्लियर। अब मैंने इस ओ पॉइंट को यहाँ बी से भी मिला दिया इस तरह से। अब ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है मैंने इधर बना दिया, देखिए ये ओ पॉइंट है, ये बी, अब ये बी डैश चला गया। मैंने मान लिया ये जो एंगल हुआ है एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, थीटा है, कि आपका बी ट्विस्ट के बाद बी डैश बन गया तो आपका एंगल थीटा हो गया। रेडियस इसकी मान ली मैंने आर। जहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा देखिए। और ये मैंने मान लिया फाई, ये क्या मैंने माना, मैंने ये फाई मान लिया। फाई क्या है, शियर स्ट्रेन। फाई क्या है आपकी, शियर स्ट्रेन, क्योंकि जब हम इस पर टॉर्जन मूवमेंट क्रिएट को लगाएंगे तो इसके अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। तो आपके जितने एंगल से आपके शाफ्ट रिफ्लेक्ट हुई वो आपके कहलाएगी शियर स्ट्रेन। तो ये आपका जो ये वाला एंगल बनेगा बी ए बी डैश, ये वाला होगा आपका फाई। ये मैंने फाई मान के चला। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वही लिखी हुई है। कंसीडर ए शाफ्ट ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, फिक्स एट वन एंड। एक हमने शाफ्ट मानी जिसकी लेंथ एल है, रेडियस उसकी आर है, ठीक है। एंड सब्जेक्टेड टू टी एट द अदर एंड एज शोन इन फिगर, ठीक है। एक एंड इसका फिक्स है और दूसरे एंड पर मैंने क्या किया, एक टॉर्क टी लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था वही है, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड बी ए पॉइंट ऑन सरफेस। ओ इसका सेंटर मान लिया था, बी हमने कोई पोजीशन मान ली, ए बी हमने लाइन बना दी जो एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद हमने क्या कहा, डी टू अप्लाई लोड टी, बी मूव टू बी डैश। टी लोड अप्लाई, टी टॉर्क अप्लाई करने के बाद बी आपका बी डैश पर मूव हो गया। फाई आपकी शियर स्ट्रेन है, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है और एल उसकी लेंथ है। तो यहाँ तक आपको पूरा पहले लिखना पड़ेगा कि आपने क्या लिया है, क्या समझाया है, क्या नहीं। उसके बाद हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क इजकल टू एंगल इंटू रेडियस, पढ़ा होगा। आर्क इजकल टू एंगल इंटू रेडियस, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपकी आर की तो है बी बी डैश, ये आपकी रेडियस है यार, और ये क्या है एंगल थीटा। तो बी बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल, यानी आर इंटू थीटा के। तो यहाँ से देखिए आपका ये आ गया बी बी डैश इक्वल टू आर थीटा। इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी डेरिवेशन है और एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बता दूं मैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा आप एक एक चीज़ को, आराम से मैं समझाऊंगा जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई आपकी कहाँ से आई। अब बात आती है दूसरी। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, बी ए बी डैश की बात करूं, देखिए तो बहुत छोटा सा कर्व है, तो मैं ऐसे यहाँ भुजाई मान के चलता हूँ त्रिभुज की। तो tan फाई कितना आ जाएगा, tan फाई आएगा आपका लंब बटे आधार, यानी बी बी डैश ओवर ए बी। क्लियर है नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका tan फाई इजकल टू बी बी डैश ओवर ए बी। ए बी क्या है उसकी लेंथ, लेंथ कितनी है एल, तो यह आ गया tan फाई इजकल टू बी बी डैश ओवर एल। अब जो फाई की वैल्यू है बहुत स्मॉल है, फाई इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वेरी स्मॉल के केस में क्या होता है, tan फाई आपके फाई के इक्वल होता है। तो जब tan फाई फाई के इक्वल होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ tan फाई की जगह क्या रख दूंगा, फाई रख दूंगा। तो फाई इजकल टू आ गया आपका बी बी डैश ओवर एल। तो यहाँ से बी बी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी एल फाई। तो दो इक्वेशन बन गई। देखिए आपकी पहली क्या थी, बी बी डैश ओवर आर थीटा, और फिर क्या आ गया बी बी डैश ओवर एल फाई। अब इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया, आप देखिएगा इन दोनों इक्वेशन से आपका क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आपका क्या आ गया, देखिए बी बी डैश इजगल टू आर थीटा इजगल टू एल फाई। क्लियर है? इतने यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैंने एक थर्ड इक्वेशन बना दी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, मैंने मान लिया कि इसके अंदर मैंने शियर स्ट्रेन तो फाई मान ली थी, बात रही थी शियर स्ट्रेस की। तो मैंने मान लिया इसके अंदर शियर स्ट्रेस क्यू एस है। कितनी है? क्यू एस। ये मैंने एस क्यू लगाया, एस का मतलब होता है इसकी सरफेस। सरफेस का मतलब ये जो आपकी सरफेस है ऊपर वाली, ये पॉइंट, ये स्ट्रेस कहीं इस पॉइंट पर लगी हुई होगी। क्लियर है? तो मैंने क्या मान लिया कि क्यू एस इसकी शियर स्ट्रेस है और जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है? और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होती है आपकी शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। क्या होता है? शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस कितनी है? क्यू एस। शियर स्ट्रेन कितनी है? फाई। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए जी इजगल टू क्यू एस ओवर फाई। ये अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो फाई तो इधर चला जाएगा और जी अपोन में आ जाएगा। तो फाई इजगल टू आ जाएगा क्यू एस ओवर जी। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपके। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इस फाई की, ठीक, तो यहां से क्वेश्चन नंबर थर्ड से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं, आर थीटा इक्वल टू किसके है? एल फाई के। तो यहां से फाई की वैल्यू आएगी आर थीटा ओवर एल। आएगी नहीं आएगी? तो मैंने वो आर थीटा ओवर एल यहां रख दिया, फाई की जगह मैंने क्या रख दिया? आर थीटा ओवर एल इक्वल टू जुगा तो रहेगा क्यू एस ओवर जी। तो इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से मैंने यहाँ फाई की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, आर थीटा क्या आ जाएगा? एल को मैं इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूंगा, आर थीटा इजगल टू एल इंटू क्यू एस ओवर जी। क्लियर है? इसे अरेंज कर लेंगे, जी आपका इधर आ जाएगा, एल आपका अपोन में आ जाएगा, आर आपका इधर आ जाएगा। तो इसे अरेंज करने के बाद आपको इक्वेशन बनेगी जी थीटा ओवर एल इजगल टू क्यू एस ओवर आर। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी? ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें देखिए, सिमिलरली इफ द पॉइंट बी कंसिडर्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखिए जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्यू एस है वो क्यू एस इस सरफेस पर काम करेगी, बिल्कुल अपर सरफेस पर। तो हो सकता है आपका कोई पॉइंट यहाँ बीच में हो कहीं भी, यानी इस पॉइंट से, ये तो कैपिटल आर की दूरी पे है, मैंने मान लिया इस पॉइंट से कहीं स्मॉल आर की दूरी पर कोई पॉइंट है आपका, तो वहाँ भी स्ट्रेस निकालनी पड़ सकती है। जरूरी थोड़ी है कि सरफेस पे ही निकालेंगे। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने वही माना, देखो सिमिलरली इफ द पॉइंट बी कंसिडर्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, ये क्यू एस ओवर आर, क्यू एस ओवर कैपिटल आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? क्यू ओवर स्मॉल आर। ठीक है? स्मॉल आर क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेस। और क्यू क्या है? क्यू है उस पॉइंट पर जो स्ट्रेस क्रिएट हुई है, शियर स्ट्रेस क्रिएट हुई है, ये वो है। तो यहां से आगे क्यू ओवर आर इजकल टू जी थीटा ओवर है। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से क्या आ गया? 4 और 5 से आ जाएगा आपका क्यू एस ओवर आर इजकल टू क्यू ओवर आर। क्लियर? यानी इसका क्या मतलब है? शियर स्ट्रेस इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम जीरो एट सेंटर टू द मैक्सिमम वैल्यू एट ऑफ क्यू एस एट सरफेस। यानी आपकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो उसके सेंटर पॉइंट पर तो होगी जीरो। सेंटर पॉइंट पर कितनी होगी? जीरो होगी। और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो उस केस में आपकी आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर और क्यू होगा आपका क्यू एस। क्लियर है? तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखिए आगे आपका ये मान के चले कि अब ये जो आपका आया है क्यू ओवर आर इजगल टू जी थीटा ओवर एल, ये आपका डेरिवेशन का आधा पार्ट आ चुका है, आधा पार्ट और रह गया। क्लियर है? अब उस आधे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पार्ट हमने क्या करा, नाउ कंसिडर द टॉर्जनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन एलिमेंटल एरिया डेले एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैंने मान लिया कि इसके सेंटर ओ से, ये सेंटर इसका ओ है, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया डी है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ हरे कलर में, ये डी ए छोटा सा एरिया ले लिया। कितनी डिस्टेंस है इसकी? यहाँ जहाँ तक डिस्टेंस है इसकी आर। और यहाँ एक फोर्स क्रिएट हो रहा है डी एफ। ठीक है? आपको पता है फोर्स इजकल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ये कह सकते हैं स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितनी क्रिएट हो रही है आपके? क्यू। ठीक है नहीं? क्योंकि मैंने बताया था कि आर दूरी पर कोई क्यू स्ट्रेस लगी हुई है
और एरिया कितना है इसका डी है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रजिस्टिंग फोर्स डी एफ इजकल टू क्यू इंटू डी ए। इस क्यू की वजह से, इस शियर स्ट्रेस की वजह से जो आपका फोर्स रजिस्ट हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कितना है डी एफ, और डी एफ की वैल्यू आ गई क्यू इंटू डी ए। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इजकल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, या स्ट्रेस इजकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है नहीं। अब ये तो आ गया आपको फोर्स। आपको पता है मूवमेंट क्या होता है, अगर मैं इसके ओ के अबाउट मूवमेंट लूँ तो इसका मूवमेंट क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यार, फोर्स कितना है डी एफ। तो यहाँ पर रजिस्टिंग टॉर्जनल मूवमेंट, टॉर्जनल मूवमेंट कितना आ जाएगा, डी टी इजकल टू डी एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डी एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 7 से, डी एफ क्या है क्यू इंटू डी ए इंटू आर। तो आपकी डी टी की वैल्यू आ गई क्यू इंटू आर इंटू डी ए, यह आ गई क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। अभी आपने ये इक्वेशन नंबर 6 बनाई थी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यू एस अपॉन आर इजकल टू क्यू अपॉन आर, ये बताइए थी। तो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आर इधर चला जाएगा, क्यू एस अपॉन आर इंटू आर। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, अब इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 में। तो जैसे ही मैं क्यू की जगह ये पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी टी इजकल टू क्यू एस अपॉन कैपिटल आर इंटू आर इंटू आर इंटू डी ए। ठीक। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू आ गई क्यू एस इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी ए। समझ में आ गया यहाँ तक आपके। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो अब मैं डी टी निकाल रहा हूँ, मूवमेंट निकाल रहा हूँ, ये तो मैं एक छोटे से एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, छोटे से एलिमेंट का निकाल रहा हूँ। अगर पूरे सेक्शन का मुझे मूवमेंट निकालना हो तो क्या करूँगा, मैं उसका या तो इंटीग्रेशन कर दूंगा या समीशन कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने समीशन कर दिया। यहाँ टोटल रजिस्टिंग टॉर्जनल मूवमेंट क्या होगा, देखिए टी इज इक्वल टू समीशन क्यू एस इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी है। अब ये जो आर क्यू एस है ये तो मैक्सिमम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये भी आपकी मैक्सिमम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों को तो मैं बाहर ले आया, क्यू एस अपॉन आर, अंदर क्या बचा आपका आर स्क्वायर इंटू डी है, क्योंकि ये एलिमेंटल एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, ये आर भी कम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ से टी इजकल टू आ गया आपके क्यू एस अपॉन आर इंटू जे। ये जो आपका ये है, ये वाली जो टर्म है आपकी, ये किसके इक्वल होती है, जे के। जे इजकल टू होता है समीशन आर स्क्वायर इंटू डी ए। आपने सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसे हम यहाँ जे से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये आ गया जे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से टी इजकल टू आ गया क्यू एस अपॉन आर इंटू जे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या किया हमने। इतना करने के बाद यहाँ से जे को मैंने अपॉन में ले लिया इसके, तो क्या आ गया टी अपॉन जे इजकल टू क्यू एस अपॉन आर। क्या आ गया, टी अपॉन जे इजकल टू क्यू एस अपॉन आर। या इस क्यू एस अपॉन आर की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू अपॉन आर। ये तो 2-3 बार रख चुके हैं आप इस तरह से। तो टी अपॉन जे इजकल टू किसके आ गया, क्यू अपॉन आर के। अब देखिए आपने की क्वेश्चन बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 5 बनाई थी, क्यू अपॉन आर किसके इक्वल था, जी थीटा ओवर एल के। और यहाँ क्यू अपॉन आर किसके इक्वल है, टी अपॉन जो जे के। तो इक्वेशन नंबर 5 और 9 से क्या आ जाएगा, टी अपॉन जे इजकल टू क्यू अपॉन आर इजकल टू जी थीटा ओवर एल। आ गया, बस हो गया डेरिवेशन भी हमारा। तो ये जो हमारा फाइनल निकल के आया है, यही आपकी टॉर्जन की इक्वेशन है। इसे याद कर लेंगे आप अच्छे से, क्योंकि यही आपकी बार बार हर न्यूमेरिकल में यूज होगी। क्लियर है। तो देखिए आपका टी क्या है, पता होना चाहिए किसकी यूनिट क्या होगी, क्या है क्या चीज। टी है आपका टॉर्जनल मूवमेंट, जिसकी यूनिट होगी न्यूटन एम एम। क्या होगी, न्यूटन एम एम। एम एम की जगह मीटर भी हो सकता है। क्लियर है। एक चीज ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर सारी की सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम एक यूनिट एम एम में ले रहे हैं तो सारी यूनिट हमें एम एम में लेनी है, एक यूनिट न्यूटन में ले रहे हैं तो सारी यूनिट हमें न्यूटन में ही लेनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। जे है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी यूनिट है एम की पावर 4। क्लियर। फिर आपका क्यू है, क्यू होता है शियर स्ट्रेन इन द एलिमेंट। क्यू क्या है, शियर स्ट्रेन इन द एलिमेंट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर। आर है डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जिस सेंटर पर हम जिस डिस्टेंस पर हम ये स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ये वही डिस्टेंस है आर, इसकी यूनिट होगी एम एम। अगर ये आर आपकी कैपिटल आर के इक्वल होगी तो आपका क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू एस के। उसके बाद आता है कैपिटल जी। कैपिटल जी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके इक्वल होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर आता है थीटा। थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि टॉर्जन लगाने के बाद आपकी जो शाफ्ट है वो कितने एंगल पर ट्विस्ट हुई, उसकी यूनिट होगी रेडियन।
फिर आती है एल, एल क्या है लेंथ ऑफ शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है mm। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी इक्वेशन को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा थीटा का, थीटा जो हम यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूले में वो रेडियन में रखेंगे, ठीक है, डिग्री में नहीं रखेंगे। अगर डिग्री में होगा तो डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, डिग्री में रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं ये सब आपको पता होगा। अब चलते हैं, देखिए इसके अंदर एक चीज़ आएगी पावर ट्रांसमिटेड, आपको न्यूमेरिकल में दे देगा पावर ट्रांसमिटेड। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी पी नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन वो फिर भी पी दे देगा उसके अंदर। अब वो पी क्यों देगा, देखिए उस पी से हम टी निकाल सकते हैं। कैसे टी निकलेगा, देखिए कंसीडर ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी, हमने मान लिया एक शाफ्ट है आपकी जिस पर टी टॉर्क लगा है एंड रोटेटिंग एट एन रिवॉल्यूशन पर मिनट, और वो रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है कितने रिवॉल्यूशन से, एन रिवॉल्यूशन पर मिनट। एन रिवॉल्यूशन का मतलब होती है कि एक मिनट में वो शाफ्ट कितने चक्कर काट रही है। एक चक्कर में कितने डिग्री होते हैं 360, ठीक है नहीं, तो कितनी बार वो 360 डिग्री का चक्कर काट रही है वो कहलाता है आपको एन। जैसे कि आपका पंखा चलता है तो आप देखिएगा कि आपका पंखा एक मिनट में कितने चक्कर काट रहा है, तो वो उसकी आरपीएम कहलाएगी, क्लियर है। अब देखिए पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी कार्य करने की क्षमता या वर्क डन अपॉन टाइम, क्लियर है। तो हमने क्या किया, जब इसके अंदर से हमने मान लिया कि टाइम की यूनिट सेकंड है, हमने क्या मान लिया टाइम की यूनिट सेकंड है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें यूनिट सेकंड ही देकर रखता है। तो टेकिंग सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम, हमने क्या ले लिया, इसे सेकंड में ले लिया। अब जो ये आपका एन है, ये एन तो आपका मिनट में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना एंगल आएगा, आपको पता है कि एक चक्कर में जब आपका एक चक्कर होगा तो एक चक्कर में आपका कितना एंगल घूमेगा 2 पाई, ठीक है नहीं भाई, एक चक्कर जब पूरा होता है तो 360 डिग्री घूमता है, तो एक चक्कर में घूम रहा है आपका 2 पाई, क्लियर है। और टोटल आपका जो मिनट है, टोटल आपकी मिनट कितनी है, टोटल जो आरपीएम है, आरपीएम कितनी है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट है आपके एन, यानी एन चक्कर काट रहे हैं, तो टोटल कितना घूमेगी वो 2 पाई इंटू एन। भाई अगर एक चक्कर है तो 2 पाई, दो चक्कर है तो 2 इंटू 2 पाई, तीन है तो 3 इंटू 3 पाई, ठीक है नहीं। और 60 से हमने से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ जो यूनिट ली है टाइम की वो सेकंड ली है। तो यहाँ से एंगल थ्रू विच टॉर्क मूव वो आ जाएगा 2 पाई एन ओवर 60, क्या आ जाएगा 2 पाई एन ओवर 60, क्लियर है। अब इसके बाद आपको जो पावर होती है वो है वर्क डन पर सेकंड, वो होगी आपकी P इजगल टू टी इंटू रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन कितना है आपका 2 पाई एन ओवर 60, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी T इंटू 2 पाई एन ओवर 60। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन गया P का, P इजगल टू क्या आ गया आपका 2 पाई एन टी ओवर 60। आप बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला यूज होगा, क्लियर है। उसके अंदर आपको रिवॉल्यूशन दे देगा कि भाई इतनी रिवॉल्यूशन है या इतनी इसकी पावर है, तो रिवॉल्यूशन और पावर की वैल्यू को रख के हम यहाँ टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यही ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आपको देगा, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा P इजगल टू 2 पाई एन टी ओवर 60, जहाँ टी क्या है, टी तो आपका टॉर्जन है, न्यूटन मीटर में होगा, और पावर किस में होगी, पावर होगी आपकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, पावर की यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जिसे वाट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं वाट भी कहते हैं, क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर वाट भी देकर रख सकता है, अगर वाट दिया है तो वाट की जगह हम क्या रख लेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और टी की यूनिट भी ध्यान रखेंगे न्यूटन मीटर होगी, कभी कभी पावर आपकी हॉर्स पावर में भी दे देता है, ठीक है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 736 वाट, एक हॉर्स पावर में आपके 736 वाट होते हैं, क्लियर है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको जे की, आपने देखा होगा जो हमने अभी ये बनाया है इसके अंदर जे आया है, तो ये जे क्या होगा, देखिए आपका जे क्या होगा, यहाँ पर जे है आपका पोलर मूवमेंट इनर्शिया, क्या है पोलर मूवमेंट इनर्शिया, ठीक है। तो इस दो तरह की शाफ्ट होंगी, या तो आपकी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होगी या आपकी होलो सर्कुलर शाफ्ट होगी। तो अगर आपकी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, मैंने मान लिया उसकी डायमीटर डी है, तो आपका जे आएगा पाई/32 इंटू डी की पावर 4, क्लियर है। डी क्या है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। और अगर आपकी होलो है शाफ्ट है, तो होलो शाफ्ट के केस में मैंने मान लिया कि जो इसकी आउटर डायमीटर है,
आउटर डायमीटर है इसकी कैपिटल डी और इनर डायमीटर है इसकी स्मॉल डी, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा जे इजकल टू π/32 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा d² माइनस के d², ठीक है, यानी